अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में मंगल की शाम हुई बारिश से 13 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें 3 अफराद की मंगल की रात ही शिनाख्त हो गई थी, जबकि चारशंबे की सुबह मजीद 10 अफराद के फौत होने की शिनाख्त हुई, जिनमें हैदराबाद के नवाही इलाके बाचूपल्ली में 7 और मेदक ज़िले में 1 की मौत हुई है, जबकि बाचूपल्ली हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हैं। मंगल की शाम हैदराबाद के अलावा बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज और चमक के साथ तूफ़ानी बारिश हुई। इस दौरान रात गिर गए। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाचूपल्ली में ज़ेर तामीर अपार्टमेंट की दीवार गिर पड़ने के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। बाचूपल्ली के रेणुका एलम्मा कॉलोनी में वाक़या पेश आया। कल रात से चारशंबे की सुबह तक ओहदेदारों की जानिब से राहत और बचाव के काम किए गए। मलबे से 7 लाशें बरामद हुई, जिनको पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन की शिनाख्त 20 साला तिरुपति राव, 22 साला शंकर, 25 साला राजू, 34 साला यादव, 32 साला गीता, 4 साला हिमांशु और खुशी के तौर पर की गई है। ये तमाम मजदूर बताए गए। बताया जाता है कि एक कंपनी इस कॉलोनी में 5 मंजिलों वाली इमारत की तामीर कर रही है, जिसके लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर तामीराती जगह पर शेड में ही मुकीम थे। मंगल की शब शदीद बारिश के दौरान इमारत के अतराफ बनाई गई दीवार मजदूरों के शेड पर अचानक गिर पड़ी। दीवार का मलबा चारशंबे की सुबह तक हटा दिया गया, जिसमें 7 लाशें बरामद हुई और दीगर 6 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दरियासना शहर हैदराबाद के बेगमपेट नाले में चारशंबे की सुबह 2 लाशें बरामद हुई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि अफराद कल रात हुई बारिश के दौरान कहीं और नाले में गिर पड़े और उनकी नाशें बहकर यहाँ तक पहुँची। मकामी अफराद ने नाशों को कस्टम्स कॉलोनी के करीब पाया और इस बात की इतला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मकामी अफराद और बल्दिया के मजदूरों की मदद से नाशों को निकालकर गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया। पुलिस उन अफराद की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। इसी दौरान ज़िले मेदक में एक और वाक़े में अरारम गांव में एक किसान की मौत उस वक्त हो गई जब उस पर बिजली गिर गई। महलूक की शिनाख्त 52 साला पापैया के तौर पर की गई। बारिश से कई मकामात पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। खरीदारी मराकज़ पर लाए गए धान को नुकसान पहुंचा। बारिश का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। बेशतर मकामात पर दरख्त उखड़ गए। इसी दौरान शहर हैदराबाद के एक इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पे एक शख्स सड़क अबूर करते हुए बिजली के खंभे को हाथ लगाता है और बरक़ी शॉक की जद में आकर हलाक हो जाता है।
बाकायदा పెట్టు चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के बाचुपल्ली में दीवार मुनहदम होने के वाक़े में 7 अफराद की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने वहां मौजूद ओहदेदारों से तफसीलात तलब की और इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि बारिश के दौरान अचानक दीवार गिर पड़ी। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ है। उन्होंने इस वाक़े में जख्मी 6 अफराद के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ हुई शदीद बारिश के बाद शहर हैदराबाद में आज मौसम मामूल के मुताबिक रहा। गुज़िश्ता शब हुई इस बारिश और तेज़ हवाओं ने मंगल की शाम आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया था। इसी दौरान महकमे मौसमियात की डायरेक्टर डॉक्टर के नागरत्ना ने बताया कि चाशुंबे की शाम तक शहर के बाज़ हिस्सों में हल्की और गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। शहर में आज़म तरीन दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किए जाने का इम्कान है। हैदराबाद डीसीसी के सदर और हैदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर के बाशिंदों को तवील अरसे से नज़रअंदाज किया गया और सियासी फ़ायदे के लिए उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के जारिया इंतखाबात इन बरादरियों को फ़िरका परस्ती के चक्कर से आज़ाद होने और हकीकी तरक्की को अपनाने का एक अहम मौका फराहम करते हैं। वलीउल्लाह समीर ने चाशुंबे को गोशा महल और मलकपेट हलकों में रोड शो किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वलीउल्लाह समीर ने मजलिस और बीजेपी पर हैदराबाद के पुराने शहर के मासूम और गरीब बाशिंदों के साथ खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया। इसकी वजह से वो अपनी तरक्की और खुशहाली पर फ़िरका वाराना एजेंडे को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मजलिस वाहिद पार्टी दिखाई देती है जो बगैर मंशूर पेश किए इलेक्शन लड़ती है और जीतती है। साथ ही हैदराबाद के वोटरों को बीजेपी का वाहिद पैगाम मजलिस को शिकस्त देने का वादा है। ऐसे में ये दोनों पार्टियां आवाम के फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास हैदराबाद की तरक्की के लिए एक जामे मंसूबा मौजूद है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज निज़ामाबाद लोकसभा हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हक़ में इंतखाबी रैली से खिताब किया। आरमूर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और
बीआरएस को तशद्दीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने पिछले 10 साल अवाम का इस्तेसाल किया और इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। నాయకులు వెనుకబడేసిండ్రు ఆరుమూరును అభివృద్ధి చేయడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఇక్కడ ఎన్నికైన నాయకులు ఆర్టీసీ ల్యాండ్లో మల్టీప్లెక్స్లు కట్టుకున్నాడు ఒకడు ఇతర దేశాలలో వ్యాపారాలు చేసుకునేట ఆయన ఇంకొక ఆయన అందుకే ఇయాల వాస్తవంగా మీ తరపున మీ సమస్యల మీద మాట్లాడేటోళ్ళు మీ సమస్యల మీద కొట్లాడేటోళ్ళు మీ ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టేటోళ్ళు ఆర్మూర్లో ఎమ్మెల్యే లేడు నిజామాబాద్కు ఎంపీగా లేడు ఇయాల ఎంపీకి నిలబడ్డోళ్ళు అంటున్నారు అయ్యా మేము రైతుల సమస్యలకు కొట్లాడతాం మేము రైతు సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని నేను అంటున్నా మీకు చెప్తున్నా వాడెవడో రైతు గురించి చదువుకోవాలి పుస్తకంలో కానీ మా జీవనాన్ని సొంతంగా ఆయనే రైతు కష్టమేందో తెలుసు వ్యవసాయం ఎట్లుంటుందో చేసేటోడు 40 ఏళ్ళు ఏ పదవి ఉన్నా చీకటి పడే వరకు ఇంటికి చేరుకొని వ్యవసాయ పొలంలో పనులు చూసుకొని ప్రజలకు ఆదర్శంగా ఉండే ఆదర్శ రైతే మన పెద్దలు టి జీవన్ రెడ్డి గారు ఇయాల రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలు చేస్తే హర్యానా పంజాబ్ నుంచి లక్షలాది మంది రైతులు ఢిల్లీ సరిహద్దులో మోరించి నరేంద్ర మోడీని మెడలు వంచి రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలు వెనక్కి తీసుకునేటట్టు చేసి రైతులకు క్షమాపణ చెప్పించిన పౌరుషం హర్యానా పంజాబ్ రైతులది ఆ స్ఫూర్తి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ రైతులకైతే ఉందంటే అది ఈ ప్రాంతం ఆర్మూరు ఈ ప్రాంతంలో మీ నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో హర్యానా పంజాబ్ రైతులకు ఎట్లయితే रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने चाशुमे को दावा किया कि रेवंत रेड्डी आइंदा 10 साल तक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। साफा से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रियासती वजीर ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज का 4 जून को ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद 5 जून को बीआरएस के 25 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने रिमार्क किया कि 5 जून के बाद बीआरएस की दुकान खाली हो जाएगी। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने यह दावा भी किया कि बीआरएस के लोकसभा के 6 उम्मीदवारों ने उनसे रब पैदा किया जो कांग्रेस में शमूलियत में दिलचस्पी रखते हैं। క్లాస్ వాళ్ళు బతకలేని పరిస్థితుల్లో 400 ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవాళ 1200 చేరినా కానీ దాని గురించి ఒక్కసారి మాట్లాడరు. రోజుకు వారానికి ఒకసారి డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్లు పెరుగుతుంటాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ముడి సరుకులు తగ్గినప్పుడు ఇంకా తగ్గాలి డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్లు. గతంలో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ నుండి క్రూడ్ ఆయిల్ మట్టి తగ్గేది కానీ ఈయన వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు తగ్గలే. ప్లస్ ఒకటి జిఎస్టీ ట్యాక్స్ పేరు మీద కూడా పెద్ద మోసం జరుగుతున్నది. దాన్ని ఎవరు కూడా సీరియస్ తీసుకుంటలేరు కానీ చాలామంది జిఎస్టీ పేరు మీద గవర్నమెంట్ కడుతున్నా లేదా తెలియదు. వాళ్ళు రిసిప్ట్ ఇస్తారు, దాని కింద జిఎస్టీ వసూలు చేసుకుంటారు. మధ్య దళారులు తింటున్నారు. ప్లస్ పేదవాని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఆదాయం పెరిగిపోయింది బాగా. ప్రతి వస్తువు మీద జిఎస్టీ అంటారు. కొందరేమో మోసం చేస్తుంది దాంట్లో కూడా పేదవాన్ని జిఎస్టీ పేరు మీద. నోట్ల రద్దు చేసి ఈరోజు మొత్తం కూడా రాత్రి కనీసం రోడ్ల మీద చూసినాం. ఆ రోజు పరిస్థితి నోట్లు బంద్ చేసినప్పుడు. దాంతోపాటుగా తెలంగాణ విషయానికి వస్తే ఈయన గురించి మాట్లాడాలన్నా వద్దా? మాట్లాడితేనేమో ఈయన గురించి మాట్లాడాలంటే రామాయణం చెప్పినంత ఉంటే ఈయన అబద్ధాలు. ఆయనని తిట్టినా వేస్టే. ఇప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడినా టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఒక 4 నెలలుగా మంత్రిగా ఇప్పుడు सदर बीआरएस व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अवाम को हथेली में जन्नत दिखाकर इख्तिदार हासिल किया, लेकिन वादों को मुकम्मल करने में कांग्रेस पार्टी अक्सर नाकाम हो चुकी है, जिससे अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है। चंद्रशेखर राव आज शाम मेदक और नरसापुर में अपनी बस यात्रा के जरिए रोड शो से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मेदक के बाशऊर राय दहिंदों से वो अपील करते हैं कि हल्का पार्लियामेंट मेदक के बीआरएस उम्मीदवार वेंकट रेड्डी को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। केसीआर ने कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि
मेदक पार्लियामेंट की इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। मुसलमानों से उन्होंने अपील की कि वो अपना कीमती वोट तकसीम होने से बचाएं और बीआरएस उम्मीदवार को देते हुए बीजेपी को दफन करें। जामिया उस्मानिया के हॉस्टल्स और मेस को बंद करने से मुतालिक सर्कुलर के मामले ने चारशंबे को उस वक्त एक नया रुख ले लिया जब कारगुजार सदर बीआरएस और साबिक वजीर तारक रामाराव ने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ही सोशल मीडिया पर जाली सर्कुलर गश्त करवाया था। अगर वो ये इल्ज़ाम साबित करते हैं कि बीआरएस के सोशल मीडिया के इंचार्ज कृषंक ने यह हरकत की है तो केटीआर जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर चीफ मिनिस्टर इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहते हैं तो वो जेल जाएंगे। केटीआर ने चंचलगुड़ा जेल में कृषंक से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कृषंक की फौरी रिहाई का मुतालबा किया, जिन्हें चीफ वार्डन जामिया उस्मानिया के जारी करदा सर्कुलर में छेड़छाड़ के जरिए उसे सोशल मीडिया पर गश्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया है। जामिया उस्मानिया में हॉस्टल्स और मेस को गरमाई तातीलात के लिए बंद करने के सिलसिले में चीफ वार्डन ने जो सर्कुलर जारी किया था, इस मामले ने रियासत में सियासी माहौल गरमा दिया है। कारगुजार सदर बीआरएस ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने कृषंक को हरासा करने के लिए उनके खिलाफ गैर संजीदा केस दर्ज किया है। केटीआर ने रिमार्क किया कि जामिया उस्मानिया के चीफ वार्डन के सर्कुलर में छेड़छाड़ करने वाले शख्स चीफ मिनिस्टर की सीट पर बैठे हुए हैं और उनकी गलत हरकत को बेनकाब करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। మా సోదరుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్, అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలంగా పనిచేసిన విద్యార్థి నాయకుడు, తెలంగాణ స్టేట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మాజీ అధ్యక్షుడు సోదరుడు మన్నే క్రిషాంక్ గారిని ఒక ఫ్రివలస్ కేసులో, అంటే ఒక పనికిమాలిన కేసులో చేయని తప్పుకు ఇవాళ అరెస్టు చేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత వారం రోజులుగా వేధిస్తా ఉంది. తప్పు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ బయట తిరుగుతా ఉన్నాడు. ఫోర్జరీ చేసి ఉస్మానియా చీఫ్ వార్డెన్ యొక్క లెటర్ను ఫోర్జరీ చేసిన క్రిమినల్ ఏమో ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి, కానీ అసలు నోటీస్ ని బయట పెట్టిన క్రిషాంక్ నేమో ఈరోజు చెంచల్గూడ జైల్లో పెట్టినారు. దీన్ని బట్టే చెప్పవచ్చు ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవస్థ ఎట్లా పనిచేస్తా ఉంది, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పనితీరు ఎట్లా ఉందో దీన్ని బట్టే చెప్పవచ్చు. ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేను అడుగుతా ఉన్నా, క్రిషాంక్ కనుక పెట్టిన సర్క్యులర్ తప్పైతే నేను ఇదే చెంచల్గూడ జైల్లో నేను జైలుకి పోతాను. ఒకవేళ నువ్వు పెట్టిన సర్క్యులర్ ఫేక్ అని మేము రుజువు చేస్తే నువ్వు జైల్లో కూర్చుంటావా అని చెప్పి నేను రేవంత్ రెడ్డిని అడుగుతా ఉన్నా. సిగ్గు లేకుండా చేసింది ఒక వెధవ పని, మళ్ళా మీదిగా ఇవాళ మా సోదరుణ్ణి జైల్లో పెట్టి ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టడం, ఈ రకంగా కావాలని ప్రభుత్వంలో ఉన్నానని చెప్పి అధికార మదంతో అధికార యంత్రాంగాన్ని అడ్డం పెట్టుకునేదైతే చిల్లర రాజకీయం చేస్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. తప్పకుండా प्रतिदानिक కూడా బదులు చెప్పేస్ टाइम వస్తది। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरे मरहले की रायदही पूरी हो गई है। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 मरहलों की रायदही बाकी है। अवाम के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए का विजय रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से दिल्ली तक डबल आर टैक्स के काफ़ी चर्चे हैं। इस डबल आर टैक्स को तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। चंद दिन पहले तेलुगु ज़बान में एक फिल्म ट्रिपल आर रिलीज़ हुई थी। किसी ने उनसे कहा कि डबल आर ने ट्रिपल आर को पीछे छोड़ दिया। फिल्म ट्रिपल आर ने 1000 करोड़ का कारोबार किया है, ताहम डबल आर टैक्स इस तरह की उसूली सिर्फ चंद दिनों में कर ली है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शहजादा गुज़िश्ता 5 साल से सुबह उठते ही एक ही माला जपना शुरू किया था। जब से उनका मामला ख़त्म हुआ तो उन्होंने 5 साल से सनतकारों की नई माला जपना शुरू की थी। इसके बाद कहने लगे अंबानी अडानी, लेकिन जब से इंतखाबात का ऐलान हुआ उन्होंने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मोदी ने सवाल किया कि इन इंतखाबात में अंबानी और अडानी ने उन्हें कितना फंड दिया। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से
लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल पहले की कांग्रेस की मरकजी हुकूमत के गुनाहों को कोई नहीं भूल सकता। हर चंद दिन बाद हजारों करोड़ रुपयों का एक घोटाला सामने आता था। मुल्क के बड़े शहरों में बम धमाके होते थे। इस मरतबा इंडिया इत्तेहाद 5 साल में 5 वज़ीर आज़म का फार्मूला लेकर आया है। ये तस्वुर कीजिए कि अगर उनको इख्तियार मिल गया तो क्या होगा। हर एक साल एक नया वज़ीर आज़म आया तो मुल्क का क्या बेहतर होगा। एक आर तेलंगाना को लूटता है और दूसरा दिल्ली में वसूल करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तेलंगाना के वरंगल ज़िले में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आज आवाम के सामने विकसित हिंदुस्तान और विकसित तेलंगाना का ख्वाब है। दुनिया में हर जगह अदम इस्तेहकाम, बदआमनी और बहरान है। ऐसी सूरत हाल में क्या मुल्क की कमान गलत हाथों में दी जा सकती है। साथियों, कांग्रेस झूठ की कितनी बड़ी मास्टर है, तेलंगाना से बेहतर कौन जानेगा। मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी नेता के जन्मदिन से पहले किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला। अब ये लोग 15 अगस्त तक अपने वादे टाल रहे हैं, क्या कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाए फिर वो हाथ ऊपर कर दे। क्या ये आपसे धोखा नहीं है? आपकी भावनाओं का अपमान नहीं है? ये लोग वेमुलावाड़ा के भगवान राजन्ना की सौगंध खा रहे थे और ये तो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। सनातन को गाली देने वालों की सौगंध, इसका कोई भरोसा कर सकता है क्या? बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को कांग्रेस के इत्तेफाकी चीफ मिनिस्टर करार दिया। नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंतखाबी तशहीर में बीजेपी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त का एहसास हो गया है, इसीलिए कांग्रेस के कायदीन मोदी और बीजेपी पर तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस के झूठे इल्ज़ामात पर भरोसा करने वाली नहीं है। बीजेपी आला कमान ने नलगुंडा, खम्मम, वरंगल ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाब के लिए परमेंद्र रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। परमेंद्र रेड्डी ने नलगुंडा कलेक्ट्रेट में आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा इंतखाबात में वो कामयाबी हासिल करेंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने नलगुंडा ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाब के लिए 3 बार मल्लना और बीआरएस ने राकेश रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी अंबानी के हवाले से राहुल गांधी पर वज़ीर आज़म मोदी की तनकीद का सख्त जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वक्त बदल रहा है, इंतखाबात के 3 मराहिल हो चुके हैं और मोदी जी अपने ही दोस्तों पर हमलावर हो गए हैं। इससे पता चलता है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। वाज़ेह है कि पीएम मोदी ने तेलंगाना में एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि 5 साल तक शहजादे अडानी अंबानी की माला जपते रहे, लेकिन जब से इंतखाब शुरू हुआ उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया। उनके इस बयान की कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर खबर ली। कांग्रेस कुंभे के विखार से जुड़े रायबरेली पार्लिमानी हलके में कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी की हिमायत में उनकी बहन और पार्टी सेक्रेटरी
पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने चारशंबे को इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर खूब हमला बोला। प्रियंका ने मोदी हुकूमत और उनकी पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाने के साथ रायबरेली से अपने कुंबे के ताल्लुकात का जिक्र किया। उन्होंने गांधी नेहरू कुंबे के यहाँ से वाबस्तगी के पीछे की वजह आज़ादी के पहले का मुंशीगंज गोली सानेहा और यहाँ के लोगों की बेदारी को बताया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपके घरों में आती थी। मैं छोटे से छोटे दूर दराज इलाकों के गांव में जाती हूँ तो कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष मिलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दादी यहाँ आई थी तुमसे पहले। आज सुविधा है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। उस समय कोई सुविधा भी नहीं थी लेकिन वो पहुंच जाती थी। उनकी फोटो है, हाथी पे चढ़ के जा रही है गांव में जहां रास्ता नहीं है, कि किसी न किसी तरह संकट में है मेरे लोग, किसी न किसी तरह से मुझे जनता के पास पहुंचना है। और आज ये प्रधानमंत्री जो आपकी संकटों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, आपके बीच आना ही नहीं, बदलाव नहीं लाओगे देश में, तो ये देश जिस खाई में जा रहा है उससे निकलेगा नहीं। ये लोग तेलंगाना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुहिम के दिन कांग्रेस ने चारशंबे को उनसे कहा कि वो मादिगा तबके के लिए ज़ैली कोटे से मुतालिक अपने वादे के बाद मरदमशुमारी पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। कांग्रेस ये मालूम करने की ख्वाह थी कि आया ये एक और जुमला तो नहीं है। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस जयराम रमेश ने मजीद पूछा कि काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री के वादे का क्या हुआ और वजीर आजम बयाराम स्टील प्लांट के क़याम में क्यों नाकाम रहे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक ITIR के क़याम में भी नाकाम रहे। जयराम रमेश ने पूछा कि मरदमशुमारी या तबकाती मरदमशुमारी के बगैर मादिगा ज़ैली तबके के लिए वज़ीर आज़म का वादा महज एक जुमला तो नहीं है। आज हम दो, हमारे दो के पापा ने क्या कह दिया है। वो कह रहे हैं कि टेम्पो और बोरे भर भर के में काला धन है उनके दो मित्रों के पास, अडानी और अंबानी। कमाल की बात है। प्रधानमंत्री जी, 3 सवाल खड़े होते हैं आपके बयान से, सनसनीखेज बयान से। पहला सवाल तो यह है कि 8 नवंबर 2016 को आप टीवी पर आए और भूकंप खड़ा कर दिया हमारे देश में। मित्रों, आज नोटबंदी होने वाली है, आपने इसलिए किया कि काला धन निकाला जाए, पर आज 8 साल बाद आप कह रहे हैं टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है अडानी और अंबानी के पास। दूसरी बात, 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में बिठा दिया है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। इन दोनों के पास इतना काला धन है, टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है। तो तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कर्नाटक ने नारायणपुर डैम से तेलंगाना के जूराला प्रोजेक्ट के लिए 2 TMC पानी छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की है। पानी की इस हंगामी इजराई का आज से आगाज़ हो रहा है। ये पानी जुमेरात को जूराला पहुंचेगा। इससे पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील हो सकेगी। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2024-25 के लिए 2 साला इंटरमीडिएट कोर्स में दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। यहां जारी करदा प्रेस नोट के जरिए बताया गया कि 9 मई से दरखास्त फॉर्म जारी किए जाएंगे। पहले मरहले के लिए दाखिलों का आगाज़ भी उसी दिन से हो जाएगा। कॉलेज में दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई रहेगी और क्लासेस का आगाज़ और पहले मरहले के तहत दाखिलों का अमल 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़िले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले की कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली ये बस उलट गई। हादसे में 2 शदीद जख्मी भी शामिल हैं। शदीद जख्मियों में हैदराबाद के मियाँपुर से ताल्लुक़ रखने वाले वंशी, बेंगलुरु की प्रज्ञा शामिल है। मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मकामी हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए महबूबनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे के वक्त बस में 17 मुसाफिरीन सवार थे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।